So, hey everyone, welcome to my channel Fiction Addiction. I hope you all are doing great. तो अपने नॉवल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है रोजेस ऑफ स्नो। 2 दिन के बाद शाओ मैंशन का स्टडी रूम पूरी तरीके से शांत था, या यूं कहो एक ऐसे सन्नाटे में डूबा हुआ था जिसे तोड़ने की हिम्मत कोई भी नहीं कर सकता था। और यहाँ पर 2 शख्स बड़ी पेशेंटली किसी और तीसरे का इंतज़ार कर रहे थे। यहाँ पर वांग कपल थे जो इस वक्त लानवांग ईबो का इंतज़ार कर रहे थे। ईबो जो इस वक्त सान को उसके कमरे में सुला रहा था। 2 दिन से ईबो ने बिल्कुल भी अपने माँ बाप से कोई बात नहीं की, यहाँ तक कि वो जान को एक पल भी छोड़े बगैर उस कमरे से बाहर नहीं निकला। वो 2 दिन से वहीं है, उसी कमरे में जान के साथ, और जान भी ईबो से बिल्कुल ऐसे चिपक कर बैठा हुआ है जैसे उसकी ज़िंदगी एक पल में तबाह हो जाएगी अगर उसने ईबो का जरा सा भी साथ छोड़ दिया। दोनों ने एक दूसरे को थाम रखा है, पता है, और इस वक्त वांग कपल किसी को शांत होने का इंतजार कर रहे हैं। वो जितना ज़्यादा दुख में है उससे भी ज़्यादा गुस्से में है। गुस्से में इसलिए कि उन्होंने उसे शाओ कपल के बारे में बताया नहीं, यहाँ तक कि उनके फ्यूनरल के बारे में भी जानकारी नहीं दी, और इसीलिए दोनों बहुत शांत हैं क्योंकि उन्हें पता है लानवांग ईबो की शांति इसका मतलब खतरे की घंटी, और इसीलिए पेशेंटली वो यहाँ पर ईबो का इंतज़ार कर रहे हैं। 2 दिन बाद आज तो ईबो राज़ी हुआ है उनसे बात करने के लिए। फाइनली 1 घंटा हो चुका था ईबो का इंतज़ार करते करते, पर अभी तक वो यहाँ नहीं आया था। इतने में एडवोकेट भी उस रूम में आ गया। उसने वांग कपल को वो करते हुए कहा, क्या यंग मास्टर आ गए? लानवान हुआ ने कहा, तुम इंतज़ार करो, वो आ ही रहा होगा। इतने में तभी डोर पर एक नॉक होता है और लैनमैन हुआ के इजाज़त देने के साथ ही ईबो अब उस रूम में दाखिल हो गया था। उसकी निगाहें बहुत ज़्यादा ठंडी थी और उन्हीं ठंडी निगाहों के साथ उसने उस कमरे में उपस्थित 3 लोगों की तरफ देखा। उसके बाद वहीं चेयर पर जाकर बैठ गया। तुरंत सीहुआ ने पूछा, बेटा अब जान कैसा है? अपनी माँ के मुंह से बेटा शब्द सुनकर पता नहीं क्यों ईबो की मुट्ठियाँ भिज गई थी। उसने अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहा, रो रहा था इसीलिए इंजेक्शन देकर उसको सुला दिया है। ईबो का ऐसा जवाब सुनकर सीहुआ ने सिर्फ अपना सर झुका लिया। उसने रोते हुए कहा, माय बेबी, माय प्रीशियस चाइल्ड, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? सीहुआ के आंसू वहीं टेबल पर लुढ़क गए और ईबो अपने माँ के आंसू देख सकता था, पर उसने कुछ भी नहीं कहा। उसने सिर्फ अपने फादर की तरफ देखा और कोल्ड आवाज़ में पूछा, मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? लैनमैन हुआ ने कहा, तुमसे कोई ज़रूरी बात करनी है। ईबो ने कहा, बताइए क्या कहना है आपको? लैनमैन हुआ ने अपने आप को थोड़ा सा ठीक किया और उसके बाद अपने हाथों को वहीं टेबल पर रखते हुए ईबो की तरफ देखा। कुछ पल उन्हें लगे शब्दों को ठीक स्थिति में बिठाने के लिए। उन्हें नहीं समझ आ रहा था कि उन्हें ये बात कैसे कहनी चाहिए, पर तभी एडवोकेट ने ईबो की तरफ एक फाइल सरका दी। लैनमैन हुआ ने कहा, प्लीज़ इस फाइल को पढ़ो। ईबो ने कहा, ठीक है। इसके बाद उसने वो फाइल ली और उसे पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वो उस फाइल को पढ़ रहा था वैसे वैसे उसकी मुट्ठियाँ बिछती चली जा रही थी, उसके जबड़े कस रहे थे और वो कितने ज़्यादा गुस्से में है ये चीज़ कहीं ना कहीं सीहुआ और लैनमैन हुआ भांप गए थे। फाइल खत्म होते के साथ ही ईबो ने तुरंत फाइल को झटके से बंद किया और वहीं टेबल पर पटक दिया। उसने कहा, क्या बकवास है ये? एडवोकेट हान ने कहा, यंग मास्टर, ये बकवास नहीं है, ये शाओ एम्पायर की पूरी विल है। ईबो ने कहा, तो शाओ एम्पायर की विल आप मुझे क्यों दिखा रहे हैं? मैं इसका क्या करूं? मैं कोई एडवोकेट नहीं हूं, आप जानते हैं ना ये बात? हान ने कहा, यंग मास्टर, हम जानते हैं। लैनमैन हुआ ने कहा, हान तुम रुको, मुझे बात करने दो। लैनमैन हुआ ने कहा, ईबो, ये सिर्फ शाओ एम्पायर की विल नहीं है बल्कि जान का भविष्य है। जैसे ही जान का नाम उस पूरे हॉल में गूंजा वैसे ही ईबो के हाथों की जो मुट्ठियाँ थी वो और ज़्यादा कस गई, इतनी ज़्यादा कस गई कि उसके नाखून जैसे उसकी हथेलियों में गड़ गए हों। उसने ठंडी निगाहों से अपने फादर की तरफ देखते हुए कहा, आप क्या कहना चाहते हैं ठीक शब्दों में कहिए। आप जानते हैं ना मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड बात सुनना पसंद है। लैनमैन हुआ ने खुद को खड़ा किया। वो चलकर वहीं खिड़की के पास पहुंच चुके थे। उन्होंने वहीं दूर तरफ देखते हुए कहा, ईबो, हमें जान को बचाना होगा, वरना पूरी शाओ फैमिली इस वक्त जान को कच्चा जमाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। ईबो अपने फादर की सारी बातें सुन रहा था। वो जानता था अपने फादर के शब्दों के पीछे का मतलब कुछ और है। वो तो अभी सिर्फ यहाँ पर ईबो के दिमाग के साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं और वो पेशेंटली वेट कर रहा था कि लानवान हुआ तुरंत मुद्दे पर पहुँचे। लैनमैन हुआ ने कहा, और मैं ये चाहता हूँ, मैं नहीं, तुम्हारी माँ ये चाहती है कि
हम इस बारे में कुछ करें। ये कहते हुए लैनवेन हुआ ने अब ईबो की तरफ देखा। ईबो ने कहा, मैं सुन रहा हूँ। लैनवेन हुआ ने तुरंत अपनी निगाहों को झुका लिया, एक लंबी सांस ली और फिर कहा, हम चाहते हैं कि तुम जहान से शादी करो। बस ये कहने की देर थी कि ईबो के जो गुस्से का पारा वो इतने दिन से संभाल कर बैठा था वो फट गया। उसने तुरंत वहीं उस टेबल पर जोर से अपना हाथ पटकते हुए कहा, क्या बकवास है ये कहते हुए वो वहीं खड़ा हो चुका था। उसकी आंखें पूरी तरीके से गुस्से से लाल थीं, उसके जबड़े बिछे हुए थे और वो कितनी तेज तेज सांसें ले रहा है ये वहाँ पर खड़ा हुआ हर शख्स महसूस कर सकता था। सीहुआ ने तुरंत ईबो के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा शांत हो जाओ प्लीज़ माय बेबी। ईबो ने तुरंत सीहुआ का हाथ अपने कंधों से हटाते हुए कहा, मैं बच्चा नहीं हूँ माँ, अब जानती है ना मैं बड़ा हो चुका हूँ, प्लीज़ मुझे बच्चों की तरह पैम्पर करना बंद करो। और ये बताओ आप लोग क्यों बच्चे बन रहे हो, आपको होश भी है कि आप क्या बोल रहे हैं। ये कहते हुए ईबो घूर कर सीहुआ की तरफ देखने लगा। सीहुआ थोड़ा सा झेंप गई थी ईबो की इतनी हार्श टोन सुनकर। ये फर्स्ट टाइम था जब ईबो ने अपनी आवाज़ को इतना तेज़ किया था, वो भी सीहुआ के ऊपर। लैनवेन हुआ ने तुरंत आगे बढ़ते हुए कहा, लानवांग ईबो कंट्रोल। ईबो ने तुरंत अपने फादर की तरफ देखते हुए कहा, कंट्रोल, हाँ कंट्रोल, यही तो करते हैं आप, कंट्रोल। और अब वापस आप यही कर रहे हैं। ये बताइए आप मुझे बता रहे हैं या सिर्फ अपना फैसला सुना रहे हैं कि जाकर मैं जहान से शादी कर लूँ। वो एक बच्चा है, सिर्फ एक बच्चा। लैनवेन हुआ ने कहा, हम सब जानते हैं कि वो एक बच्चा है, एक ऐसा बच्चा जो इस पूरी दुनिया में अकेला रह गया है। उसके माँ बाप उसे छोड़कर जा चुके हैं और जो रिश्तेदार हैं वो उसका खून चूसने के लिए तैयार हैं। क्या चाहते हो तुम, हम उसे ऐसे ही छोड़ दें, ऐसे ही छोड़ दें उन लोगों की कठपुतली बनने के लिए? हाँ, पूरे एम्पायर को वो लोग चूस जाएंगे जब तक जहान अपनी लीगल एज पर पहुंचेगा। और अगर वो लीगल एज पर पहुंच भी गया, तुम्हें क्या लगता है एक बार बिजनेस उनके हाथों में जब चला जाएगा तो वापस उस जहान को दे देंगे? हाँ, तुम्हें लगता है ऐसा? कहते हुए लैनवेन हुआ ईबो की तरफ देख रहे थे। ईबो सब बात को समझ रहा था, हर एक बात वो जानता था। इस फाइल को पढ़ते के साथ ही उसे सब कुछ समझ में आ गया था। बेशक वो अपने परिवार से दूर हो, पर इसका ये मतलब नहीं है कि वो अपने परिवार की कोई खबर नहीं रखता। वो हर एक खबर रखता है, हर एक चीज़ को वो इतना दूर रहते हुए भी ऑब्जर्व कर सकता था। इस वक्त वो वांग फैमिली का बिजनेस संभाल रहा था, स्टेट में वांग फैमिली की ब्रांच को संभाल रहा था। और जब से वो वहाँ का सीईओ बना था तब से उसने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर पहुँचा दिया था। हर कपल उसके ऊपर पूरी तरीके से प्राउड था। शाओ कपल ईबो की इस सफलता के लिए उसे डेली कॉन्ग्रेचुलेशन करते थे। पर आज ये मकाम आ गया है कि उनके खुद का बिजनेस इस तरीके से बीच मझधार में खड़ा हुआ है। ईबो ने तुरंत अपनी आंखों को बंद कर लिया, अपने सर को झुका लिया और वहीं अपने हाथों को टेबल पर रखकर लंबी लंबी सांसें लेने लगा। लैनवेन हुआ ने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, मैं जानता हूँ ये फैसला बहुत मुश्किल है, पर हमारे पास और कोई भी ऑप्शन नहीं है ईबो। अगर हमने ये नहीं किया तो हम सब कुछ खो देंगे। तुम जानते हो ना, शाओवी मेरा कितना अच्छा दोस्त था, वो तुम्हें भी बिल्कुल अपने बेटे की तरह देखता था। और उसके जाने के बाद क्या उसके बच्चे की जिम्मेदारी मेरी नहीं है? मैं उसे कैसे छोड़ दूँ? मैं चाहे उसे कितनी भी सिक्योरिटी दे लूँगा, पर मैं उसे बचा नहीं पाऊँगा। अगर एक बार ये सब कुछ उस फैमिली के हाथों चला गया तो तुम जानते हो दो ही काम होंगे। या तो वो लोग जहान को अपने रास्ते से हटा देंगे ताकि पूरा बिजनेस उनके नाम हो जाए जैसे कि विल में लिखा गया है, या फिर वो जहान को अपने हाथों की कठपुतली बनाएंगे। और उस कठपुतली को बनाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वो जहान की मेंटली हेल्थ तक को डिस्टर्ब कर सकते हैं। और हम कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि ना ही तो हमारा जहान के साथ कोई रिश्ता है और ना ही जहान को हम अडॉप्ट कर सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस विल। प्लीज़ समझो ईबो, समझो, फैसला लेना बहुत ज़रूरी है। मैं अपने बच्चे को खोना नहीं चाहता, मैं अपने शाओवी की निशानी को इस तरीके से बर्बाद होते हुए नहीं देखना चाहता। हमने उस बच्चे को अपने हाथों में खिलाया है, मैं कैसे उसको इस तरीके से देख सकता हूँ, बताओ मुझे। ये कहते हुए लैनवेन हुआ की आवाज़ कांप रही थी, उनकी आंखों से आंसू निकल आए। ये पहली बार था जब लानवांग ईबो ने अपने फादर की ऐसी आवाज़ को सुना था। और ऐसी आवाज़ सुनकर कहीं ना कहीं उसकी पूरी बॉडी भी कांप गई थी। उसकी निगाहें झुकी हुई थी, पर उस निगाहों में बहुत सारे इमोशंस थे, ऐसे इमोशन जिन्हें कोई नहीं पढ़ सकता था। कुछ पल लगे ईबो को वापस अपनी उस आवाज़ में लौटने के लिए, लेकिन फाइनली उसने अपनी निगाहों को उठाकर अपने डैड की तरफ देखा। उसने कहा, क्या इस बारे में जहान को पता है? लैनवेन हुआ ने कहा, नहीं बिल्कुल नहीं। सीहुआ ने कहा, हमने अभी उसे कुछ नहीं बताया, आखिर हम उसे कैसे बताते? वो कुछ सुनने की हालत में ही नहीं है, तुम देख रहे हो ना उसकी क्या हालत है। ईबो ने कहा, तो फिर आप मुझसे ये बात पहले क्यों कह रहे हैं? लैनवेन हुआ ने कहा, क्योंकि तुम समझदार हो। ईबो ने कहा, समझदार? मैं समझदार हूँ, मैं बड़ा हूँ, जानता हूँ मैं ये बात। सीहुआ ने कहा, बेबी प्लीज़ राज़ी हो जाओ। देखो सिर्फ कुछ समय की बात है, 2 साल की बात है,
जान जैसे ही अपनी लीगल एज पर पहुंचेगा हम लोग नया फैसला लेंगे। ईबो ने कहा, नया फैसला? अच्छा, क्या करेंगे आप? सीहुआ ने कहा, देखो अभी अभी अगर तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते हो 2 साल के बाद मैं तुम्हारी शादी को तोड़वा दूंगी, ओके? उसके बाद जहान अपने रास्ते और तुम अपने रास्ते। जैसे ही ईबो ने बात सुनी एकाएक उसका पारा वापस चढ़ गया, उसकी मुट्ठियाँ बहुत बुरी तरीके से पिच गई। उसने अपनी माँ को घूरते हुए देखते हुए कहा, हाँ मजाक समझ रखा है ना आपने, हर चीज़ को मजाक। हाँ 2 साल के बाद आप हमें अलग कर देंगी, अभी आप हमें जोड़ रही हैं। क्या हम आपके हाथों की कठपुतली हैं? हाँ क्या खिलौने हैं? हमारे अंदर कोई जज्बात नहीं है, कोई एहसास नहीं है। आपने मुझे समझ क्या रखा है माँ? क्या समझ रखा है आपने मुझे? रिडिकुलस। ये कहते हुए ईबो वही मीटिंग रूम छोड़कर जा चुका था। सीहुआ वहीं रोती हुई रह गई और लैनमैन हुआ अपनी मुट्ठियों को भींचकर सिर्फ ईबो को जाता हुआ देख रहे थे। एडवोकेट हान ने कहा, हमें यंग मास्टर को मनाना होगा। लैनमैन हुआ ने हान की तरफ देखते हुए कहा, मैं कोशिश कर रहा हूँ, देख सकते हो ना तुम, उसे भी समय चाहिए अभी समझने के लिए। हान ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन हमें फैसला जल्दी लेना होगा, हमारे पास वक्त ज़्यादा नहीं है। ऑलरेडी फ्यूनरल को हुए 15 दिन हो चुके हैं और वो लोग लगातार पेटिशन पर पेटिशन फाइल कर रहे हैं। देख लीजिए, मैं बस यही कह सकता हूँ कि जल्द से जल्द हमें सब कुछ करना होगा, सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर। ये कहते हुए हान वहाँ से जा चुका था, वांग कपल को वहीं अकेला छोड़कर। और ईबो अब जान के रूम में आ गया था, पर जैसे ही उसने अपने कदमों को वहीं रूम में रखा, उसने जान की उस हालत को देखा जिस हालत ने उसके दिल को कांपने पर मजबूर कर दिया। जान इस वक्त एक नाइटमेयर में था और वो लगातार चिल्ला रहा था। ईबो तुरंत भागकर जान के पास पहुंचा। उसने उसके कांपते हुए शरीर को अपनी बाहों में भरा और उसे उठाने की कोशिश करने लगा, पर जान तो उस वक्त पूरी तरीके से शायद अपने उस खतरनाक और भयानक सपने में डूब गया था। वो झटपटा रहा था, लगातार मॉम डैड यही चिल्ला रहा था। ईबो ने जान को अपनी बाहों में कसते हुए कहा, जान होश में आओ, होश में आओ। ये कहते हुए ईबो लगातार जान को जगाने की कोशिश कर रहा था, पर जान तो और ज़्यादा चिल्ला रहा था। और जान की ऐसी चीख सुनकर तुरंत सीहुआ जान के कमरे में भागते हुए आई। उसने कहा, क्या हुआ? ईबो ने सीहुआ की तरफ देखते हुए कहा, पता नहीं, शायद कोई नाइटमेयर है। सीहुआ ने कहा, नहीं नाइटमेयर नहीं है, उसे अटैक आ रहा है, हट साइड हो। ये कहते हुए उसने तुरंत ईबो को साइड किया और उसके बाद वहीं लगी हुई फ़ोन को उठाया और कॉल करते हुए कहा, जल्दी जल्दी नर्स को भेजो। ये कहते हुए उसने तुरंत फ़ोन रखा और इस वक्त जान को शांत करने की पूरी कोशिश करने लगी। वो जान के हाथ पाँव को सहरा रही थी और ईबो जान की और अपनी माँ दोनों की ऐसी हालत को वहाँ दूर से खड़ा होकर देख रहा था। भागते हुए तुरंत नर्स वहाँ आती है और लैनमैन हुआ भी उसके पीछे आ गए थे। नर्स ने तुरंत जान को सीहुआ की बाहों से अलग किया और उसके बाद उसे एक इंजेक्शन लगाया। लगभग 15 मिनट लगे होंगे जान को शांत होने में और फाइनली अब वो शांत हो गया था और एक गहरी नींद में डूब गया था। सीहुआ की आंखों में आंसू थे और लैनमैन हुआ उसे संभाल रहे थे। सीहुआ ने कहा, क्या हो गया, क्या हो गया, मैं क्या करूं? ये कहते हुए वो लैनमैन हुआ के सीने पर रखकर रोने लगी। लैनमैन हुआ ने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, देख लिया ना अपनी आंखों से क्या हालत है उसकी? सीहुआ ने कहा, लैनमैन हुआ मुझे अकेला छोड़ दो ईबो के साथ कुछ देर के लिए। अब लैनमैन हुआ वहाँ से जा चुके थे और उस कमरे में सिर्फ जान, ईबो और सीहुआ थे। सीहुआ वहीं एक काउच पर बैठी हुई थी जहाँ से वो बाहर दूर तलक फैले हुए आसमान को देख सकती थी और ईबो उसके बगल में खड़ा हुआ था। जान अपने बिस्तर पर सो रहा था। सीहुआ ने कहा, मैं जानती हूँ कि तुम इस वक्त बहुत ज़्यादा दुविधा में हो, एक अजीब सा फैसला मैंने तुम्हारे सामने रख दिया है और मैं जानती हूँ ये फैसला लेना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल। ईबो अपनी माँ की हर बात सुन रहा था। सीहुआ ने कहा, पर यकीन मानो ये हमारे लिए भी उतना ही मुश्किल है। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं ईबो, बहुत ज़्यादा, और तुम भी हमारे लिए उतने ही ज़रूरी हो जितना जान है। तुम ये बात जानते हो ना? ये कहते हुए सीहुआ ने अपनी आंसू भरी निगाहों से ईबो की तरफ देखा, पर ईबो ने कुछ भी नहीं कहा, न ही अपनी माँ की तरफ देखा। सीहुआ ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा मैं जानती हूँ कि तुमसे बेहतर जान का कोई भी ख्याल नहीं रख सकता। तुम बहुत स्ट्रांग हो और तुम्हें हमने ऐसा बनाया है, हमने बनाया है ना? ईबो ने तुरंत अपनी माँ की तरफ देखा। उसकी आंखें ठंडी थी और खाली थी। ईबो ने कहा, हाँ आपने बनाया है, और सिर्फ मजबूत ही नहीं बनाया आपने मुझे कोल्ड, इमोशनलेस और स्टोन हार्टेड बनाया है। एक ऐसा पर्सन जो किसी भी जज्बात को महसूस नहीं कर सकता, और अगर महसूस कर भी लेगा तो उसे बता नहीं सकता। ये सब कौन कहेगा माँ? हाँ, ये कहते हुए ईबो जितनी खाली आंखों के साथ सीहुआ को देख रहा था, उतने ही 7 टुकड़े सीहुआ के दिल के हो रहे थे।
वो रोने लगी, अपना सर झुकाकर बहुत देर तक रोती रही, पर इबो के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा था। वो अभी भी वहाँ ऐसे ही खड़ा हुआ था, बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने, बिल्कुल ऐसे ही। सीयुआ ने कहा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मैंने ये क्या कर दी, पर तुम्हारे लिए ज़रूरी था, तुम्हारे लिए ज़रूरी था बेटा। हम जानते थे कि भविष्य में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा, किसी के साथ भी हो सकता था, और हमें तुम्हें मजबूत बनाना था, और उसके लिए सिर्फ यही फैसला था कि तुम्हें हर इमोशन से दूर रखा जाए, तुम्हें सब कुछ सिखाया जाए, सब कुछ। और आज देखो, इस चीज़ की ज़रूरत है, तुम्हारी ज़रूरत है हमें। प्लीज़ प्लीज़ मेरे जान का हाथ थाम लो, प्लीज़ थाम लो उसको, उसे बचा लो इन सबसे इबो, प्लीज़। इबो ने कहा, माँ, शायद आप लोग ना जानते हो, पर मैं परवाह करता हूँ, मैं जान की भी परवाह करता हूँ। अगर आप ये कहती हैं तो ठीक है, मैं करूँगा उससे शादी, थामूंगा उसका हाथ, पर इस बात में जान की मर्जी होनी चाहिए। मैं उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ भी नहीं करूँगा, कुछ भी नहीं। सीयुआ ने कहा, तुम करोगे ऐसा? ये कहते हुए सीयुआ तुरंत खड़ी हो चुकी थी। वो इबो के करीब जाना चाहती थी, उसे छूना चाहती थी, पर इबो तुरंत पीछे हट गया। उसने कहा, माँ। सीयुआ ने कहा, ठीक है, नहीं छूऊंगी, जानती हूँ तुम्हें पसंद नहीं है, ठीक है, मैं जान को मना लूँगी, तुम चिंता मत करो। इबो ने कहा, मना लेंगी आप? सीयुआ ने कहा, हाँ, मैं मना लूँगी। ठीक है, बता दीजिएगा मुझे कब करनी है ये शादी। ये कहते के साथ ही इबो मुड़ा और वहाँ से जाने लगा, पर तुरंत सीयुआ ने रोकते हुए कहा, इबो रुको। इबो वहीं थम गया। उसने कहा, क्या अभी और भी कुछ है? सीयुआ ने कहा, मेरी तरफ देखो। इबो एक लंबी सांस लेता हुआ वापस अपनी माँ की तरफ देखने लगा। वो देख सकता था कि सीयुआ कुछ कहना चाहती है, इसीलिए उसने कहा, माँ, आप कह सकती हैं, कहिए क्या कहना है। सीयुआ ने कहा, तो कैसे कहूँ। सीयुआ ने बहुत देर तक अपने आप को ऐसे ही मनाया और इबो पेशेंटली वेट करता रहा, पर जब तक सीयुआ नहीं बोली तो फाइनली इबो ने कहा, आप कुछ भी कह सकती हैं माँ, जल्दी कहिए, मुझे और भी काम है। सीयुआ ने कहा, तुम शादी के लिए तैयार तो हो गए हो, बट तुम्हें याद रखना होगा। इबो की आइज नैरो हो गई। उसने कहा, याद रखना होगा? क्या याद रखना होगा माँ? सीयुआ ने कहा, जान की एज। जैसे ही सीहुआ ने ये बात कही, एकाएक इबो की मुट्ठियाँ बिछ गई। उसने कहा, जान की एज, इस बात का क्या मतलब है? सीहुआ ने कहा, वो तो मतलब यह है कि तुम दोनों शादी तो कर लोगे, पर ये शादी वैसी नहीं होगी जैसे 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 नॉर्मल कपल के बीच होती है। मैं इबो ने कहा, माँ। सीहुआ ने कहा, हाँ, बस मैं ये कहती हूँ, मैं नहीं चाहती कि तुम जान के साथ कोई भी रिलेशनशिप बनाओ। जैसे ही सीहुआ ने ये बात कही, एक इबो का जो ठंडा बर्फ जैसा चेहरा था वो और ज़्यादा बर्फ जैसा हो गया। उसने कहा, आपको होश भी है, आप क्या कह रही हैं? सीहुआ ने कहा, मैं बस तुम दोनों की सेफ्टी के लिए कह रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुम जान के साथ कोई भी वैसा रिलेशनशिप रखो। तुम जानते हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ। इबो ने कहा, डिस्कस्टिंग, क्या आपको मैं ऐसा लगता हूँ माँ? मैं कोई पीडोफाइल नहीं हूँ, ओके? मुझे पता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना, ये आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि हम ये शादी क्यों कर रहे हैं, और मैं जान की मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करूँगा। ये बात मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ। और दूसरी बात, जहाँ तक बात रही हमारे रिलेशनशिप को दूसरे मकाम तक ले जाने की, तो हम दोनों का फ़र्क जानता हूँ, बचपन से जानता हूँ। मुझे नहीं समझ आ रहा कि मुझे आपसे कहना पड़ रहा है माँ। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उसकी, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। वो मेरे भी उतना ही करीब है जितना आप लोगों के करीब है। हाँ, मेरा तरीका अलग है। मैं नहीं बता पाता कि मुझे क्या कहना चाहिए क्या नहीं, पर मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। समझ आया आपको? और आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे उसे कैसे रखना है। मैं उसे केयर से रखूँगा, संभाल कर रखूँगा, तब तक जब तक कि वो अपनी लीगल एज पर नहीं पहुँच सकता। और उसके बाद अगर वो अलग होना चाहे मुझसे तो अलग हो सकता है। ये आपको मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। डिस्कस्टिंग। ये कहते के साथ इबो वहाँ से जा चुका था, सीहुआ को वहीं अकेला छोड़कर। सीहुआ वहीं रोते हुए सोफे पर बैठ गई। उसने कहा, मैं जानती हूँ तुम मेरा हिस्सा हो, मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ, पर क्या करूँ? बस कहना चाहती थी कि तुम हम दोनों के इस रिश्ते की, अपने और जान के रिश्ते की मर्यादा को समझना। बस बेबी, बस मैं यही चाहती थी। सॉरी मैं तुम्हें हर्ट कर दिया। ये कहते हुए सीहुआ वहीं रोने लगी।
तीनों जिंदगियां अलग अलग दिशाओं में जैसे बट गई थी। एक तरफ ईबो था जो अपने ही न जाने कितने सारे इमोशन से लड़ रहा था, तो दूसरी तरफ वांग कपल था जो सब कुछ संभालने की कोशिश कर रहा था, मजबूत बनने की कोशिश कर रहा था। और तीसरा शख्स वो जो सबसे कमज़ोर था, इस वक्त सबसे फ्रजाइल था, बिल्कुल किसी पानी के बुलबुले की तरह अपनी ही दुनिया में, एक ऐसी दुनिया जिसमें उजाला होने के साथ साथ अब अंधेरे में डूबा हुआ था, सब कुछ डूबा हुआ था अंधेरे में। और वो था जान। लगभग एक हफ्ते बाद डिस्ट्रिक्ट ऑफिस, इस वक्त दोनों शाओ फैमिली और साथ साथ लान फैमिली मजिस्ट्रेट के सामने बैठे हुए थे और दोनों के ही सामने एक पेपर रखा हुआ था। दोनों साइड वकील खड़े हुए थे। मजिस्ट्रेट ने जान से पूछा, क्या तुम ये अपनी मर्जी से कर रहे हो? जान ने मजिस्ट्रेट की तरफ देखते हुए कहा, हाँ। ईबो उसके बगल में बैठा हुआ था। मजिस्ट्रेट ने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, और आप? हाँ मिस्टर वांग, आप क्या कहना चाहेंगे? ईबो ने मजिस्ट्रेट की तरफ घूरते हुए कहा, मैं भी अपनी मर्जी से कर रहा हूँ। मजिस्ट्रेट ने कहा, ठीक है, तो आप क्लॉज पढ़ लीजिए, ये एक मैरिज सर्टिफिकेट है और इस सर्टिफिकेट में लिखी हुई सारी बातों को आप पढ़ लीजिए, और ना ही सिर्फ आप लोगों को पढ़ना है, इस बातों पर अमल भी करना है। जैसे कि ये एक मैरिज है और उससे भी ज़्यादा अरेंज मैरिज है जो कि कुछ पॉलिसीज़ के तहत की जा रही है। मैं चाहता हूँ कि आप इस सब चीज़ों का ख्याल रखें। ये कहते हुए मजिस्ट्रेट ने उन दोनों के सामने उस पेपर को सरका दिया था। जान अभी भी थोड़ा डरा हुआ था। सीहुआ ने उसका हाथ थाम रखा था। जान ने कहा ईबो ने कहा, चिंता मत करो, पढ़ो इसे। उसके बाद जान ने उस पेपर को उठाया और एक एक कर पढ़ने लगा। उसमें काफ़ी सारी बातें लिखी हुई थी जो बताती थी कि जान और ईबो को अगले 2 साल किस तरीके से चलना है, अपनी मैरिज को किस तरीके से संभालना है। जब तक जान अपनी लीगल एज पर नहीं पहुंच जाता, इन दोनों की ही मैरिज को किस तरीके से रखा जाएगा। फाइनली जान ने जैसे ही वो पढ़कर ख़त्म किया, उसने ईबो की तरफ देखा। उसने कहा, क्या मैं साइन कर दूं? ईबो ने जान की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम ये चाहते हो? जान ने कहा, मैं। ईबो ने कहा, अगर तुम चाहते हो तो साइन कर सकते हो। इसके बाद जान ने अपनी निगाहों को झुका लिया। वो थोड़ा डरा हुआ था, साफ उसको देखकर बताया जा सकता था। कुछ समय लगा उसे उस पेपर को साइन करने में, उस पेन को उठाने में, लेकिन फाइनली उसने उस पेपर को साइन कर दिया और उसके बाद उस पेपर को ईबो की तरफ सरका दिया। ईबो ने उस पेपर को बहुत अच्छे से पढ़ा और फिर उसने भी अंत में साइन कर दिया। अब एडवोकेट हान ने उस पेपर को उठाकर मजिस्ट्रेट के सामने रख दिया था। हान ने कहा, जैसा कि आप सभी लोग यहाँ पर जानते हैं, ये एक अरेंज्ड मैरिज है और उससे भी ज़्यादा एक स्पेशल कारण के तहत की जा रही है। इस मैरिज का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि मिस्टर लान वांग ईबो मेरे क्लाइंट मिस्टर जान की गार्जियनशिप लेंगे और वो उनके एक लीगल स्पाउस होने के साथ साथ उनकी हर चीज़ के लिए जिम्मेदार होंगे। वो उनके गार्जियन बनेंगे जब तक कि वो अपनी लीगल एज पर नहीं पहुंच जाते। इसीलिए इस मैरिज को किया जा रहा है, यही इसका उद्देश्य है माय लॉर्ड। ये कहते के साथ ही हान ने वो किया। मजिस्ट्रेट ने उस पूरे रिपोर्ट को पढ़ा जिस रिपोर्ट में स्पेशल क्लॉज दिए गए थे। साथ ही उसने शाओ कपल की विल को भी पढ़ा। शाओ एम्पायर कितना बड़ा है और उसका इकलौता हायर जान है, और चूंकि जान अभी अपनी लीगल एज पर नहीं है, तो इसीलिए इस पूरे एम्पायर को जान की तरफ से उसका लीगल गार्जियन संभालेगा। और इस लीगल गार्जियन की जिम्मेदारी जान ने खुद अपनी होशो आवाज़ में अपने हस्बैंड को दी है, अपने स्पाउस को दी है, और वो और कोई नहीं बल्कि लान वांग ईबो है। इसीलिए आज यहाँ पर सभी लोग इकट्ठा हुए हैं और इस मैरिज को कर रहे हैं। उस मजिस्ट्रेट ने सब कुछ पढ़ा, समझा और उसके बाद फाइनली उस मैरिज सर्टिफिकेट के ऊपर अपनी स्टैंप लगा दी थी। और इस तरीके से कुछ टर्म एंड कंडीशन के साथ ये स्पेशल अरेंज मैरिज को अरेंज करवा दिया गया था। और अब से शाओ विजान लान विजान बन गया था और लान वांग ईबो शाओ विजान का न सिर्फ हस्बैंड था बल्कि उसका गार्जियन भी था जब तक कि जान अपनी लीगल एज पर नहीं पहुंच जाता। रजिस्ट्रार ने कहा, तो आगे की प्रोसीडिंग शुरू की जाए। तुरंत सीहुआ ने जान और ईबो के हाथों में उनकी वेडिंग रिंग्स रख दी थी। जान अभी भी डरा हुआ था, वो कांप रहा था और ईबो जान की सारी हरकतों को देख रहा था। उसने अपने कदमों को आगे बढ़ाया, उस दोनों बॉक्स में से रिंग्स को बाहर निकाला, एक जान के हाथों में रखी और दूसरा अपने हाथों में। उसके बाद उसने जान के उस ठंडे हाथों को अपने हाथों में लेते हुए उसके हाथों में उसकी रिंग फिंगर के अंदर वो रिंग डाल दी थी। उसने जान को अपनी तरफ खींचा, उसकी आंखों में देखते हुए कहा, कम ऑन, मुझे रिंग पहनाओ। जान ने कहा, ईबो ने कहा, मैं यहाँ हूँ ना, डरो मत। इसके बाद जान ने
अपने उन कांपते हुए हाथों के साथ फाइनली ईबो की उस रिंग फिंगर के अंदर रिंग डाल दी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, वो रो रहा था और वहाँ खड़ा हुआ हर एक शख्स जान की ऐसी हालत को देखकर रो रहा था। ईबो ने जान के आंसू को पोंछते हुए उसे अपनी तरफ किया, उसके फॉरहेड के ऊपर सॉफ्टली किस करते हुए उसे गले लगाते हुए कहा, आज के बाद तुम नहीं रोओगे। जान ने कहा ईबो ने कहा, अंकल आंटी अगर तुम्हें ऐसे देखेंगे, तुम जानते हो ना उन्हें कितना तकलीफ होगी। तुम्हें रोना नहीं है, मैं हूँ तुम्हारे साथ और अब तुम नहीं रोओगे। ये कहते हुए ईबो ने तुरंत जान की पीठ को सहलाया और जान ने बहुत कसकर ईबो को गले लगा लिया। उन दोनों को इस तरीके से देखकर वहाँ खड़ा हुआ हर एक शख्स की आंखों में आंसू थे, पर ईबो की आंखों में कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। सो हे एवरीवन, कैसा लगा आपको लोगों को आज का ये चैप्टर? जैसा भी लगा हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा। स्टोरी लाइन आपको कैसी लग रही है, ठीक है? तो अपने थॉट्स एंड व्यूज़ को मेरे साथ शेयर कीजिएगा, मैं हर एक का कमेंट पढ़ती हूँ, ओके? एंड या एक वन मोर बात, प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो उसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर प्लीज़ मत जाना। और इसके साथ ही मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, फॉलो फॉर मोर, ओके? बाय बाय।